नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी। आज की वार्ता में आपसे साक्षात्कार करने का सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है। आपने अनेक संस्थाओं में इस सर्वोच्च पद को संभाला है और इस संस्था में भी आपको 1 वर्ष हो गया है। तो भविष्य को लेकर के कुछ ऐसे सवाल हैं, कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो हम आपसे आज चर्चा करना चाहते हैं। आपका स्वागत है जी, अभिनंदन है, वंदन है। जो भी आपके सवाल हैं तो उनका हम कोशिश करेंगे कि एक पॉजिटिव तरीके से आंसर्स दें। आपका भी स्वागत है। जिस संस्था में आज आप सर्वोच्च पद पर आसीन हैं, ये संस्था 1935 में वैश्य शिक्षण संस्थान के नाम से रोपी गई थी और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं की अपेक्षा आपका इस संस्था में कैसा अनुभव रहा है? इस शैक्षणिक संस्था में मेरा अनुभव बहुत ही अतुलनीय रहा है, क्योंकि जैसा कि सभी को विदित है, आप भी बता रहे थे अभी कि जैसे ये शिक्षण संस्था 1935 में बनी और इसका उद्देश्य जो है वो यही है कि समाज में जो शिक्षा का प्रचार प्रसार है वो दादरी क्षेत्र के बच्चों के लिए रहे, कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। और इसमें ऐसा सामाजिक ताना बाना बुना हुआ है कि जो बच्चे अंडर प्रिविलेज हैं या शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जो संस्था का उद्देश्य यही है इसके पीछे कि शिक्षा का अधिकार सबको बराबर मिले, और उसी उद्देश्य में संस्था आज तक सफल भी हो पाई है और आगे भी सफल होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और हम इसमें कोई कोताही न पहले कभी हुई है, ना आगे होने देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जैसा हम सब समझते हैं कि आज का जो युग है वो विज्ञान का युग कहिए या प्रतिस्पर्धा का युग कहिए, तो इस विषय में लेकर के बच्चों के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है? मेरा दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है, नज़रिया बिल्कुल साफ है। विज्ञान वो है जो चीज़ें छिपी हुई हैं उसको उजागर करे। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें पहले से नहीं थी, लेकिन जिनका हमें पता नहीं था और पता चल जाए। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में चीज़ें लॉजिकल होती हैं, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, और जो व्यक्ति किसी भी काम को करने के लिए या किसी सोच के लिए अगर साइंटिफिक या ये कहें वैज्ञानिक सोच रखता है तो वो उस चीज़ को बारीकी से ऑब्जर्व करता है, उसको एनालाइज करता है, उसको वैलिडेट करता है और उसको संभव करने की कोशिश करता है। अगर चीज़ें वैज्ञानिक नहीं हैं तो वो आगे नहीं चल सकती और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं होती, वैलिडिटी भी नहीं होती। तो जीवन के हर सत्र पर, हर पहलू पर, हर कदम पर एक वैज्ञानिक सोच रखनी चाहिए। और इसी उद्देश्य के पर्पस को पूरा करने के लिए बच्चों को जो विज्ञान की शिक्षा है, या जो ये कहें कि क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, रीजनिंग है, इस पर हमारा पूरा फोकस रहेगा और कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे एक वैज्ञानिक सोच के बच्चे बने। बहुत अच्छा सर। जो हम प्रतिस्पर्धा की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार का आज का एक वातावरण तैयार हो गया है, जो अभिभावक भी चाहते हैं कि उनका बच्चा साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़े, इंजीनियर बने, उसी दृष्टिकोण से जो करियर और गाइड की जो काउंसलिंग है उसके बारे में वर्तमान सत्र में आपकी जैसा कि आपने बताया कि प्रतिस्पर्धा का युग है, प्रतिस्पर्धा आज से नहीं है, ये हमेशा से है। जब ऋषि मुनि होते थे और या जो कहें कि मॉडर्न एरा में जैसे विश्व के अंदर साइंस का जैसे जैसे विकास हुआ, और ये तो हमें विदित ही है, महाभारत काल में और रामायण काल में भी कितने दिव्य अस्त्र हुए हैं, रहे हैं, जिनका संधान हुआ है। और आज भी उसी क्षेत्र में, प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में, अगर हमारे बच्चे कहीं किसी कंपटीशन में जाते हैं और अगर वो जीत करके आते हैं, चाहे वो एकेडमिक्स का हो या किसी और ज्ञान विज्ञान का हो या किसी प्रश्नोत्तरी का हो या ऐसे राइटिंग का हो, पर्सनल स्किल्स का हो, डेवलपमेंट का हो, तो हमारे बच्चे कहीं भी पीछे नहीं हैं। और हम तो यही चाहेंगे कि प्रतिस्पर्धा के इस युग में जो जीतेगा वही सिकंदर है। हमें प्रतिस्पर्धा में फर्स्ट आकर के रिबन को टच करना है, ऐसा मेरा कोशिश रहेगी कि हमारे बच्चे उस रिबन को बार बार टच करें। और प्रतिस्पर्धा की अगर बात करते हैं वैज्ञानिक तौर तरीके से, कि हर पेरेंट्स चाहता है कि वो उनके बच्चे जो हैं वो विज्ञान पढ़े, ऐसा नहीं है। सभी सब्जेक्ट्स बराबर हैं। अगर बच्चा बीकॉम करता है, +2 कॉमर्स से करता है, फिर वो बीकॉम करता है और अच्छे रीडिंग कॉलेज से करता है, जैसे कि दिल्ली के अंदर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, लड़कियों के लिए लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है। और अगर वो किसी लीडिंग इंस्टीट्यूट से MBA करता है, जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर हमें सभी को पता है कि IIM टॉप लीडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके बाद जेवियर कॉलेजेस हैं, सिम्बोसिस है और अनेक कॉलेज हैं। दिल्ली में 4 कॉलेज है, IBS है, ISB है। और वहाँ से बच्चा अगर हम उसको ऐसा सक्षम बनाते हैं स्कूल के लेवल पर,
कि वो IIM को क्रैक करता है तो उनके पैकेजेस 50-50 लाख 60-60 लाख रुपए से शुरुआत है और ऐसे बच्चे हम देंगे। ऐसा प्रतिस्पर्धात्मक बच्चों को हम बनाएंगे जिसमें बच्चा जेई मेंस तो क्रैक करेगा ही करेगा। कुछ बच्चों की कोशिश हमारी रहेगी कि वो IIT भी क्रैक करें और टॉप IITians बने। हमारे पास भी ऐसा दम है और ऐसा मुद्दा है, मादा है कि सुंदर पिचई जो एक IITian है और जिन्होंने अपना झंडा पूरे विश्व में गाड़ा हुआ है, गूगल के CEO हैं, वो अकेले भारतीय नहीं है। हमारे पास सत्यम नडेला और भी बहुत ऐसे नाम हैं, कम से कम 20 से 25 जो टॉप लीडिंग MNCs हैं उनके CEOs इंडियन हैं। और अगर हम बात करें सुंदर पिचई जी की तो उनका तो डिपार्टमेंट भी नहीं है सॉफ्टवेयर का, वो ही इज़ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ मेट्रोलॉजी, तब भी वो इस पद पर पहुंचे CEO हैं गूगल के, तो कुछ खास होगा हमने तब तो बनाया गया है। तो हमारे बच्चे एक सक्षम है, हम करेंगे, उनको बनाएंगे, ऐसा उनको पूरा प्रतिस्पर्धात्मक बनाएंगे, नहीं है तो बनाएंगे। हाँ जरूर बनाएंगे सर। मेरा ये मानना है कि केवल शिक्षा से ही बच्चे का चहुमुखी विकास नहीं है, उसके साथ सह शैक्षणिक जो गतिविधियाँ हैं वो भी अनिवार्य होनी चाहिए, जैसे NCC है, स्काउट एंड गाइड है, या हमारे जो सांस्कृतिक प्रोग्राम हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, ये बिल्कुल सर्वथा सत्य है जी। जो एकेडमिक्स केवल जो चीज़ है, किसी चीज़ को अगर आप बुक वॉर्म बना दें, उसी पे स्ट्रेस करें, फोकस करें, तो आई एम वेरी गुड देयर इन एकेडमिक्स, तो मेरा अपलिफ्टमेंट एकेडमिक्स में है। और जो मैंने ग्रहण किया उसको मैं अगर एक्सप्लोर ना कर पाऊँ, मेरा बच्चा 100% का है साइंस का, और वो उसको बोल ना पाए, लिख ना पाए और उसमें कुछ नया क्रिएटिव ना कर पाए, तो फिर कामयाबी नहीं मिलती। इस सब के लिए बच्चे का जो इंग्लिश स्पोकन पार्ट है, उसकी जो राइटिंग स्किल्स हैं, उसका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, वो बहुत ज़रूरी है। और वो तब आता है जब बच्चे को आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, उसको स्टेज दें। एक बच्चा, जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि अगर वो मान लो 100% मार्क्स लेता है और किसी अच्छे IIT कॉलेज से या किसी NIT से उसने अपना इंजीनियरिंग किया हुआ है, या किसी लीडिंग इंस्टीट्यूट से उसने IIM कर लिया, और बाद के क्षेत्र में अगर वो कहीं पर फेल होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी मैं अपनी मानता हूँ, अपनी शिक्षा के जो एक सिस्टम है उसकी मानता हूँ, क्योंकि वो एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा, वो अपनी बात को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा। तो सह शैक्षणिक गतिविधियाँ जो होती हैं वो ओवरऑल डेवलपमेंट, जो बच्चे का बहुमुखी विकास है, उसमें एक बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो इसके लिए हमारी कोशिश हमेशा से यही रहती है कि बच्चे को क्लास नर्सरी से स्टेज दिया जाए, और उस स्टेज पर जो उसका एक जो स्टेज का फोबिया है, पब्लिक से को एड्रेस करने का जो उसका तरीका है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसकी जो बोलचाल है, उसकी जो भाषा पे पकड़ है, या वो जो बात अपने आप से कहना चाहता है, उसको इस तरीके से प्रेजेंट कर दे कि सामने वाला प्रभावित हो जाए, फिर हमें मात कौन देने वाला है। तो ये सब के लिए तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्कूल जो शिक्षा है और जो कॉलेज है उसका एक अभिन्न अंग है। कॉलेज में भी हम देखते हैं, जैसे मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ, और अगर मैं स्कूल लेवल से ही मेरा जो शाइनेस है वो ख़त्म हुआ है, तो मैं कॉलेज में जाऊँगा तो मेरा टैलेंट है, वहाँ अलग अलग स्कूलों से बच्चे आएंगे, मेरा कोई राइटिंग का स्किल है, मेरी कोई आर्ट की स्किल है, तो वो सामने आएगी वहाँ पर। और अगर मुझ में झिझक होगी स्कूल लेवल से, तो मैं कुछ भी जानता हूँ, उससे कोई फायदा नहीं होगा जी। तो इसके लिए तो सह शैक्षणिक गतिविधियाँ जो हैं वो अति आवश्यक हैं, और बच्चा आगे वही बढ़ेगा जो एकेडमिक्स के साथ साथ इनमें भी अच्छा परफॉर्म करता है। बहुत अच्छा सर। जैसा आपके भी संज्ञान में आया होगा कि इस संस्था ने IPS, SCS, इंजीनियर, डॉक्टर पहले से तैयार करके दिए हैं, तो आगे भविष्य में आपका इन्हीं विषयों को लेकर के या इन्हीं पदों को लेकर के आपका क्या नजरिया है? नजरिया बिल्कुल साफ है जी। देखो, हर कोई चाहता है कि उसे सरकारी नौकरी मिले, और ये भी सबको विदित है कि सरकारी नौकरियां उतनी नहीं है, और अगर हम अपने बच्चों को केवल सरकारी नौकरियों के लिए ही प्रोत्साहित करते रहेंगे तो शायद मुझे लगता नहीं कि इतना बड़ा देश है और हम कामयाब हो पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर कुछ बच्चे, जैसे पहले भी आप बता रहे हैं कि IPS IAS रहे हैं, तो इसमें इजाफा जरूर करेंगे। अगर हमारे पिछले समय में मान लो 2 बच्चे IAS किया, सिविल सर्विसेज किया, तो जरूर हम ये कोशिश करेंगे कि कुछ 5 से 4, 10 बच्चे, 20 बच्चे जो नीचे से हम तैयार करके ले जाएं 9th क्लास से। तो स्कूल का रोल तो उसमें 12वीं तक का है कि उस बच्चे को मोटिवेट करके रखें। बाद की जो व्यवस्था होती है, तो उनके जो माता पिता हैं उनकी भी एक कोशिश होती है, हमारी जो काउंसलिंग है उसकी भी कोशिश होती है। बच्चा अगर UPSC करता है हमारे यहाँ से, कोई IAS बनता है, कोई IFS बनता है, जैसे कि हमारे जो अब्दुल कलाम जी थे, अब वो मिसाइल मैन के नाम से जाने गए और फिर उनको राष्ट्रपति बनाया गया, तो बड़ा उच्च पद था जी। उसके बाद जैसे अभी जो राष्ट्रपति महोदय हैं, इनसे पहले जो राष्ट्रपति जी थे रामनाथ कोविंद जी, तो वो IFS हैं।
और राष्ट्रपति होने के साथ साथ अगर कोई सिविल सर्विसेज एग्जाम करने वाला व्यक्ति अगर इतने उच्च आसीन पद पर जाता है तो बड़ी खुशी होती है कि शिक्षित देश है और सब समझता है। तो वेस्ट स्कूल ने पहले जो IAS IPS HCS वगैरह दिए हैं बिल्कुल उसके लिए पूरी तैयारी है और हम बच्चों को काउंसलिंग भी करते हैं, बताते भी हैं कि बेटा सरकारी जॉब के लिए आपको क्या तैयार करना चाहिए। UPSC एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है तो उसमें टॉप क्लास IFS IAS IRS IPS वगैरह जो रहती हैं और उसमें प्रीलिमिनरी एग्जाम कैसे होता है वो सबके लिए बराबर होता है। उसके बाद जो मेन सब्जेक्ट एग्जाम है फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो जब तक आप उसमें कामयाब ना हो जाएं तो आप फोकस सेंटर्ड रहें अर्जुन की तरह। जैसे अर्जुन को जब वो देख करके पानी में तीर चलाना था और बाकी उसके भाइयों को तो कुछ कुछ दिखता रहा जो पक्षी था और अर्जुन को सिर्फ आंख दिखाई दी। तो IAS UPSC और इन सब जैसी परीक्षाओं में तो अगर हमें सिर्फ अर्जुन के तीर की तरह सदना होगा, अगर वो आंख दिखाई देगी तो हम जरूर कामयाब होंगे। ऐसे हम बच्चों को कामयाब करके दिखाएंगे, ऐसा हमारा हौसला है, ऐसा जज्बा है। हाँ, ये हमारे से संभव है सर, हम सब मिलकर के इस काम को करें। हाँ। तो ऐसी कोई चीज़ ना नहीं। कोई एक चीज़ और नहीं। विषय पर मैं आपसे विचार लेना चाहूँगा। जैसे आज एक सुरक्षा जो है एक बड़ा चुनौती बन गई है। विद्यालय के अंदर सुरक्षा अनुशासन को लेकर के हम कितने गंभीर हैं उस विषय में, और एक आपके विद्यालय में जो बच्चों को जो सुलभ सुविधाएं जो सुलभ कराई गई हैं उनके बारे में आपका क्या? और देखिए पहले तो पाठशालाएं होती थी तो उसमें ऐसा कोई गांव में शहर में ऐसा विचार नहीं था, उस तरह की इतनी बुराइयां कुरीतियां नहीं थी। आज के समाज में यूरोपियन स्टाइल हमने अपना लिया है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं और पेरेंट्स भी बच्चों के लिए बहुत अवेयर है और जो सुरक्षा का जिम्मा है वो केवल पेरेंट्स का नहीं स्कूल का भी है। जब तक बच्चा स्कूल में रहता है तो हमारी जिम्मेदारी है बच्चा, और इस पर खरा उतरने के लिए डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। और मेरा पूरा स्टाफ, मैं स्वयं भी जैसे राउंड्स पे रहते हैं, डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं, बच्चे हमारे शिक्षित हैं, अच्छे हैं, डिसिप्लिन रहते हैं। उसके बावजूद हमने स्कूल के पूरे प्रांगण को, रूम्स को, कॉरिडोर्स को CCTV सर्विलेंस के अंतर्गत रखा हुआ है। अगर बारीक से बारीक भी कोई गतिविधि होती है तो वो हमारे संज्ञान में तुरंत आ जाती है। सुरक्षा हमारी चाक चौबंद है, हर तरीके से चाक चौबंद है। और जैसा कि आपने पूछा कि बाकी व्यवस्थाएं कैसी हैं, तो स्कूल के अंदर पेयजल की RO के द्वारा स्कूल के दौरान सभी बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है कि जो कि निर्मल और स्वच्छ पानी है। और जैसा कि आपके घरों में, हमारे घरों में भी RO लगा हुआ है तो एक बड़ा सिस्टम उसमें लगा हुआ है। बच्चों को निर्बाध रूप से सुबह से लेकर शाम तक निर्मल पेयजल RO से निर्मित उपलब्ध कराया जाता है। बिजली की अगर बात करें तो पावर कट का तो हमारे यहाँ कोई नाम ही नहीं है, ऐसा तो कोई शब्द ही नहीं है वेस्ट स्कूल में कि पावर हैज़ गॉन। 24/7 जब पावर की सप्लाई है या नहीं है, हमारे यहाँ कभी पावर नहीं हुई और ना जाएगी, ऐसा मेरा कमिटमेंट है सबसे। 20 से 30 सेकंड से ज़्यादा ऐसा कोई सिचुएशन पैदा हो सकती है, इसके अलावा तो पावर कट का कोई नाम ही नहीं। बहुत अच्छा सर। एक और प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूँगा। जैसे आपने और अन्य संस्थाओं में काम किया, आप यहाँ भी काम कर रहे हैं, उन संस्थाओं में फीस का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। हमारे यहाँ फीस भी हमने जो कम रख दी है, इसका कोई मुख्य कारण है क्या? बिल्कुल है जी। जो बाकी के स्कूल्स हैं अगर हम बात करें तो दिस इज मॉडर्न मेटरलिस्टिक एरा, विदाउट मनी नथिंग कुड बी सॉल्व्ड देयर इन द सोसाइटी। तो दोज आर चार्जिंग मच मोर, तो वी हैव इन द माइंड कि हमारे मन में ये ऐसा विचार है कि अगर चीज़ महंगी है तो अच्छी होगी, ये सभी के मन में है जी। मैंने अगर 10,000 का नाइकी का जूता पहना हुआ है तो मेरे मन को पता है कि 10,000 का है, मैं खुद से प्रभावित हूँ और प्रफुल्लित हूँ कि मैंने 10,000 का जूता डाला हुआ है। और शर्ट आपकी मान लो कोई रीड एंड टेलर की है या कलर प्लस की है, रेमंड्स की है, मुझे पता है कि ये 2,000 रुपये मीटर है और मेरी शर्ट 5,000 रुपये की है और सोफेस्टिकेटेड है, तो मुझे अच्छा लग रहा है और सामने वाले को भी हो सकता है पता हो, नहीं पता हो। और ये एक इकोनॉमिक क्लास है। तो जिन स्कूलों में फीस का स्ट्रक्चर ज़्यादा रखा गया है उन स्कूलों के अपने कोई रीजंस हैं कि उन्होंने फीस का इतना हैवी स्ट्रक्चर क्यों रखा गया है। जहाँ तक शिक्षा का और सह शैक्षणिक गतिविधियों का सवाल है, उसमें शिक्षा के क्षेत्र में पैसे का कोई रोल नहीं है, पैसा कम या ज़्यादा कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर पैसा ज़्यादा खर्चना पड़े तो वो बच्चे वंचित रह जाते हैं जो शिक्षा लेना चाहते हैं, जो कि उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। और वेस्ट एजुकेशन सोसाइटी, वेस्ट स्कूल का जो एक तरीके से एक प्रयास है
कि जो बच्चे उन स्कूलों में ज़्यादा फीस दे करके और शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश नहीं कर पाते या उनका सपना पूरा नहीं हो पाता, उसी क्वालिटी की, उसी गुणवत्ता की शिक्षा और दीक्षा वह स्कूल कम फीस में उपलब्ध कराता है। और फीस क्या है जी, नाम मात्र की है। जहाँ नर्सरी क्लास की फीस पब्लिक स्कूल्स में 3 से 4 हज़ार रुपये है, हमारे यहाँ तो बहुत नॉमिनल सी 700, 800, 750, 800 रुपये के आसपास होगी। और अगर मैं बात करूँ कॉन्वेंट स्कूल की, दिल्ली के स्कूल की और गुड़गांव के स्कूल की, तो वहाँ तो आप ये समझिए कि शिक्षा के पैकेज हैं 6 लाख रुपए कॉन्वेंट स्कूल्स की फीस है गुड़गांव दिल्ली के अंदर, एक साल की 6 लाख रुपए, 50,000 रुपये महीना। रोहतक के अंदर भी एक स्कूल है किंग्स कॉलेज नाम से, जिसकी नर्सरी क्लास की मंथली फीस है 50,000 रुपये महीना। और हम यहाँ उससे अच्छी सुविधाएं और उससे अच्छी शिक्षा बहुत नाम मात्र के अमाउंट पर दे रहे हैं। वो भी जरूरत ये समझते हैं कि संस्था के जो कर्मचारी हैं, संस्था को चलाना उतना ही बस फीस ले रहे हैं, और जीवन यापन करने के लिए, या ऐसा कहें कि एक शब्द होता है इंग्लिश में स्टाइफंड, तो उसी तरीके का है। इसमें फीस का तो ना के बराबर है, नॉमिनल है। सर बहुत अच्छा लगा। मैं इस वार्ता के आखिरी सवाल के रूप में आपसे जानना चाहूँगा कि जो नया सत्र है वो आप कब से प्रारंभ करेंगे, और उसमें आप अभिभावकों को अपने विद्यालय के बारे में या जो नई शिक्षण व्यवस्था है उनके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? 31 मार्च को हम अपने इस जो अभी करंट सेशन है 2022-23 इसका रिजल्ट घोषित करेंगे। सुबह के सत्र में अभिभावकों से हम रूबरू होंगे, वार्ता करेंगे और अपने स्कूल के बारे में और मेरे विजन के बारे में और भविष्य में हम क्या करने वाले हैं थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होगी, उसमें हमारे जो अध्यापक हैं वो पेरेंट्स से रूबरू होंगे और बातचीत करेंगे, बताएंगे कि बच्चे का पिछला साल कैसा रहा। तो इस वक्त जो रिजल्ट बन रहा है वो मैंने थोड़ा सा पता किया, तो बच्चों का रिजल्ट अच्छा है, बच्चों ने अच्छा किया है और जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं उसके हिसाब से अच्छा किया है। और भविष्य के बारे में मैं पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी यही बताना चाहूँगा, यही संदेश देना चाहूँगा, यही हमारा विज़न है कि सबसे पहले तो दादरी क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं और जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो स्कूल के हैं या नहीं हैं, उनको हम नए स्तर की शुभकामनाएँ देते हैं। और विज़न के रूप में अगर हम बात करें तो इस बार हमारा जो एक माइंड सेट ये हुआ है कि सुपर 20 नाम से बच्चों को 11th-12th में थोड़ा सा स्पेयर करके जो बच्चा 95% वाला है उसको तैयार करेंगे, और कुछ विशेष रूप से जो बच्चे जेईई मेंस IIT की तैयारी करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं उन सबको करवाएंगे, उसको उनको कंपलसरी करेंगे जेईई मेंस के लिए कि 20 बच्चे सुपर 20 में हैं तो उसके लिए अप्लाई करें, और उसमें से कोई हम ऐसा रिजल्ट निकालें कि जिससे उन बच्चों के भविष्य जो है सुदृढ़ हों। और अगर ये बच्चे हमारे इस प्रयास से कामयाब होते हैं तो और बच्चों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने और बच्चे भी उस तरीके से कर पाएँ। इसके अतिरिक्त जो कॉमर्स के बच्चे हैं हमारे, तो उन बच्चों को भी हम यही गाइडेंस और काउंसलिंग रखते हैं कि आप अपना जो टॉप मोस्ट चीज़ें हैं, जैसे MBA करना है IIM से, CA करना है, ICWA करना है, CS करना है, तो उसमें फोकस करें बजाय वर्टिकल मोबिलिटी इन एजुकेशन। उससे ज़्यादा फायदा नहीं होता आजकल एजुकेशन में, जब तक बच्चा कोई प्रोफेशनल डिग्री अपने हाथ में ना रखे, जब तक वो कुछ स्किलफुल ना हो। तो वर्टिकल जो एजुकेशन है उसको कोशिश ये है कि प्रोफेशनल एजुकेशन में बदला जाए, और इसी बात को लेकर के हम क्लास में भी, मैं जब जाता हूँ तो बार बार चर्चा करते हैं कि बेटा +2 के बाद अगर आपको वर्टिकल मोबिलिटी इन एजुकेशन जाना है तो फिर आपको मास्टर्स डिग्री करना है, PhD करना है, और अगर आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल अगर आपके पास डिग्रीज हैं तो आपके भविष्य को ज़्यादा जल्दी पंख लग सकते हैं और आप अपना एक अच्छा योगदान कर सकते हैं। दूसरा हम ये चाहेंगे कि बच्चे हमारे पास 1400 हैं, 1300 हैं, 1500 हो जाएं, सब बच्चा जो है वो देश में जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है, देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें अच्छा योगदान करे, ना कि देश की अर्थव्यवस्था पर भार बने। ये एक मेन उद्देश्य है। बच्चा महीने में, साल में 50 लाख रुपए कमाता है या 10 लाख रुपए कमाता है, ये बड़ी बात है, अच्छी बात है, लेकिन बच्चा कम से कम इतना कामयाब जरूर हो कि वो अपने परिवार का एक अच्छे तरीके से जीवन यापन करने योग्य पैसा कमा सके और एक अच्छे तरीके से कमा सके, समाज में उसकी रेपुटेशन हो और वो हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें कंट्रीब्यूटर बने, ना कि उस पर बर्डन बने।
सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारी कार्यकारिणी और मैनेजमेंट का भी इस विषय में धन्यवाद ज्ञापित आपको करता हूँ। और आपकी वार्ता से हमें ये संदेश मिला कि इस विद्यालय में जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसके लिए द्वार खुले हुए हैं, वो आए और अपने करियर को इस विद्यालय में एक ऊंचाई दे और एक आधार दे। धन्यवाद सर। बिल्कुल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दरवाजे तो जो अध्यापकगण हैं और जो इस तरह की जो सोसाइटी के स्कूल हैं जो बने ही समाज की सेवा के लिए हैं, हमेशा से खुले रहते हैं। बच्चा स्कूल का है या दूसरे भी स्कूल का है, ज़्यादा हमें उतना फर्क नहीं पड़ता, हम सब के लिए बराबर हैं। सूर्य जो है वो पूरे संसार के लिए एक जैसा है, उसमें या अमेरिका हो या आपका हिंदुस्तान हो या अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सूर्य अगर निकलेगा तो रोशनी सबको देगा। धन्यवाद।